हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? बढ़िया एकदम। पढ़ाई कर रहे अच्छे से ना? चलिए पढ़ाई कीजिए, है कि नहीं? चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज। आज हमारा टॉपिक होगा मोशनल ईएमएफ। उस पर पहले बात करेंगे, ठीक है? देन आएंगे हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस पे। उससे पहले थोड़ा सा लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक था वो था लेंज लॉ एंड फैराडेज लॉ, ठीक है? जिसमें आप लोगों को क्या बताया गया था कि अगर किसी क्लोज्ड कॉइल को, ठीक है, किसी क्लोज्ड लूप या कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, उसके बाद अगर हम लोग मान लेते हैं, एक यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको। मान लेते हैं हमारे पास ऐसा कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है अंदर जाता हुआ, ये बी है, इसके अंदर में एक क्लोज्ड कॉइल रखे हम लोग, ठीक है? इस क्लोज्ड कॉइल को यहाँ रखा हुआ है जिसका रेडियस मान लेते हैं आर है। इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं अंदर की ओर। अगर ये बी को हम लोग इंक्रीज करते हैं तो क्या होता था? बी इंक्रीज करने से इसके अंदर कुछ ना कुछ करंट फ्लो करता था, ठीक है? बी का अगर हमारा क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड किसी क्लोज्ड कॉइल के अक्रॉस टाइम के साथ वेरी करे तो उस वजह से एक करंट आता है इसके अंदर में, इस कॉइल के अंदर में, ठीक है? और यहाँ से फराडे ने बताया था कि एक्चुअली करंट किस वजह से आता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से आता है। तो जो हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता था उसके वजह से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, ठीक है? और वह इंड्यूस्ड ईएमएफ एप्सिलॉन जिसको बोलते हैं, वो किसके बराबर होता था? तो माइनस डी फाई बाई डी टी के। क्योंकि फाई मतलब फाई का फॉर्मूला हम जानते हैं कि बी ए कॉस थीटा होता है। फाई का फॉर्मूला अपन लोग जानते हैं, बी ए कॉस थीटा होता है। अगर बी चेंज होगा टाइम के साथ, ठीक है, अगर डी फाई बाई डी टी करेंगे हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कितना हो जाएगा, जो भी हो, सिर्फ हम लोग बी चेंज कर रहे हैं, बाकी सब कांस्टेंट रख रहे हैं। बी को चेंज करें तो एक कॉस थीटा तो बाहर रहेगा, ठीक है, एक कॉस थीटा बाहर रहेगा और सिर्फ चेंज किसका होगा? तो बी का चेंज होगा। इसमें हम लोग डी बी बाई डी टी कर देंगे। मतलब मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ क्या हो रही है? चेंज हो रही है। इस कारण से हम लोग को एक इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलता है। इसको हम लोग बोलते हैं, ईएमएफ तो है बट इंड्यूस्ड हुआ है, ठीक है? इसके चेंज से इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है और उसके कारण एक करंट फ्लो करता है और उसका डायरेक्शन जो निकालते हैं, करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा ना एंटी क्लॉकवाइज होगा, वो डिपेंड करता है, वो किससे निकालते हैं हम लोग? लेंज लॉ से निकालते थे। और लेंज लॉ क्या कहता था? द करंट फ्लोज इन द कॉइल इन सच अ डायरेक्शन सच दैट इट अपोजेस द चेंज विच हैज प्रोड्यूस्ड इट। मतलब कहता है कि वह करंट ऐसे फ्लो करेगा जैसे कि वो जिस वजह से फ्लो प्रोड्यूस हुआ है वो उसी को ख़त्म करना चाहता है, ठीक है? तो ये सब हम लोग लास्ट लेक्चर में बात किए थे। ये था हमारा लेंज लॉ एंड फराडे लॉ का कहानी, ठीक है? आज जो बात करेंगे, आज का जो टॉपिक होगा हमारा, वो होगा क्या चीज़? मोशनल ईएमएफ। तो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ, अगर इसका डेफिनेशन लिखें तो डेफिनेशन क्या बनेगा? द ईएमएफ induced the EMF induced across the end of the coil, across the end of a coil of a conductor, एक मिनट, due to its motion
ड्यू टू इट्स मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड is called मोशनल ईएमएफ। ईएमएफ तो क्या समझे हम इस बात से, इस सेंटेंस से क्या समझ में आ रहा है कि द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड ऑफ ए कंडक्टर, मतलब कोई एक कंडक्टर होगा, ठीक है, उसके अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, किस वजह से, ड्यू टू इट्स मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब वह कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी वेलोसिटी से मूव करता है तो उसके एंड में, उसके दोनों एंड पे एक हम लोग का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। चलिए उसको अच्छे से समझते हैं, उसके गहराई में जाते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कुछ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, हमारे पास कुछ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ओके। इस मैग्नेटिक फील्ड में हम मान लेते हैं एक कोई कंडक्टर है हमारे पास, एक कोई ऐसा कंडक्टर है जो मूव कर रहा है, मान लेते हैं कितने वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। इस कंडक्टर को मान लेते हैं कंडक्टर है, ये कुछ v वेलोसिटी से ऐसे मूव करेगा। तो आप बताइए, अगर एक कंडक्टर, अब कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, समझते हैं बात को। तो अगर एक कंडक्टर मूव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे कोई बी मैग्नेटिक फील्ड है अंदर जाती हुई। अब एक कंडक्टर भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इससे क्या होगा, आप पढ़े थे कि अगर एक चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैसे ही कुछ होगा, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री, ठीक है। तो मैं अगर बोलूँ कि अगर ये ऐसे जा रहा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, सपोज कीजिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैं लेकर यहाँ दिखा रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, तो इस पे एक फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो किधर की ओर होगा, हम लोग जानते हैं एक चार्ज पार्टिकल पे कैसे निकालते हैं, v क्रॉस बी करा लेंगे। वेलोसिटी हमारा इधर है, राइट हैंड हम लोग यूज करेंगे अपना राइट हैंड थंब रूल। वेलोसिटी हमारा किधर है, फोर फिंगर को इधर पॉइंट करेंगे v की ओर, और पाम को किधर पॉइंट करेंगे, हमारा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, तो हमारा मैग्नेटिक फोर्स किधर दिखा रहा है, ऊपर की ओर। लेकिन चूंकि चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, माइनस आएगा, तो इसकी वजह से फोर्स एक्चुअली इलेक्ट्रॉन पे किधर लगेगा, नीचे की ओर। अगर यहाँ कोई पोजिस्ट्रॉन होता, ठीक है, मतलब कि प्लस चार्ज पार्टिकल होता, तो फोर्स ऊपर लगता, समझ रहे हैं। लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन तो उस पर फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की ओर लगेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर शिफ्ट होना चाहेगा। तो आप समझ पा रहे होंगे, अगर इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो प्लस चार्ज कहाँ जाएगा, ऊपर, ठीक है। इस तरीके से भी देख सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो प्लस चार्ज ऊपर की ओर जाएगा, सही है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसमें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे, ठीक है, इसके अंदर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि फ्रीली घूम रहे हैं। अब जब v वेलोसिटी से चल रहा है तो इस पर हर इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगा, वह फोर्स क्या करेगा, इसको सभी इलेक्ट्रॉन को नीचे की ओर खींच के ले आएगा, ठीक है। और उधर क्या चल जाएगा, ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो चाहेंगे नीचे जाना, और जिधर से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे वहाँ प्लस चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। तो इधर क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा मोटा दिखाता हूँ, मोटा करके दिखाएंगे। यहाँ पे इसको थोड़ा सा चौड़ा करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कुछ कंडक्टर का ऐसा कुछ लेंथ है, ठीक है। तो हम लोग का ए भी वेलोसिटी से चल रहा है, तो क्या आप इतना समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट होगा और ऊपर में पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है। अगर एक कंडक्टर भी वेलोसिटी से ऐसे चलता है तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हैं वो सभी कहाँ जाना चाहेंगे, क्योंकि फोर्स नीचे लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड में चल रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मूव करता है तो उस पर फोर्स लगता है। अब ये चार्ज कहाँ, इसके अंदर, अच्छा इलेक्ट्रॉन तो बाउंड है इसके अंदर में, ठीक है, वो तो ऐसा नहीं कि बाहर कहीं घूम रहा है, तो वो तो
नीचे आना चाहेगा, उस जो कंडक्टर है उसके सब नीचे शिफ्ट हो जाएंगे, फोर्स सब नीचे लग रहा है तो नीचे जाना चाहेंगे, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे तो नीचे में कैसा जनरेट होगा पोटेंशियल, तो नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट होगा, और ऊपर में पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है। तो हमारा पॉजिटिव को हायर और नेगेटिव को लोअर पोटेंशियल मानते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है क्या ये पोटेंशियल जनरेट होगा, ये बात समझ रहे हैं, सबको क्लियर है ना, ठीक है। तो इसको मैं मिटाता हूँ, यहाँ से बोल सकते हैं, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, मान लेते हैं ए एंड ए है, ए एंड बी है, तो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी ना वी बी माइनस बी होगा, वी ए माइनस वी बी ना वी बी माइनस बी ए। हायर के कौन सा है, ए हायर है, ये लोअर है। हम लोग बैटरी में क्या देखते हैं, इसको नेगेटिव पोटेंशियल को लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव को हायर मानते हैं। तो यहाँ पे भी कंडक्टर में ये ऊपर वाला हायर है और नीचे वाला लोअर है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जी, आप बताइए। इस पे फोर्स लग रहा है नीचे, ठीक है, इसका वैल्यू अभी हम लोग डिराइव करेंगे। इतना तो श्योर है कि ये वी ए जो है वो हायर है और वी बी लोअर है, मतलब एक ईएमएफ, अगर इसका लेंथ एल है मान लेते हैं, एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया क्या इस कंडक्टर में। अगर मैग्नेटिक फील्ड था, ये रेस्ट में था, तो कोई ईएमएफ जनरेट नहीं था, इसमें इलेक्ट्रॉन थे, फ्रीली मूव कर रहे थे अपना। लेकिन जैसे इसको वेलोसिटी दिए तो क्या ये बात यहाँ से सिद्ध होता है कि नहीं, ये प्रूफ होता है कि नहीं। हाँ, अगर किसी कंडक्टर को हम लोग वी वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर दौड़ाते हैं तो उसके अक्रॉस एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ क्योंकि इसके मोशन से वो ईएमएफ आ रहा है, अगर ये रेस्ट में रहेगा तो हमारा कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, क्लियर है। इसीलिए ये बात लिखा गया था, ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू इट्स मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। तो यहाँ ये बात सबको क्लियर हो गई, मोशनल ईएमएफ समझ में आ गया। अब आते हैं, बात करते हैं कि उसका वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड कैसे कैसे निकलेगा, कितना आएगा, ठीक है। तो आप देखिए कि ये जो कहानी है, ये जो इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा, चाहे आप बोल सकते हैं जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऊपर जाएंगे, अगर इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है तो प्लस चार्ज क्या होगा, प्लस चार्ज ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे बताइए, अगर इसका लेंथ एल है, ठीक है, इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो चुका है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे हायर पोटेंशियल प्लस चार्ज एक्यूमुलेट हुए हैं, यहाँ नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुए हैं, तो क्या हम लोग के पास एक यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। इंड्यूस्ड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, ये प्लस चार्ज माइनस चार्ज के आने के कारण हुआ। जब ये मैग्नेटिक फील्ड में दौड़ा तो यहाँ प्लस चार्ज हुआ, यहाँ माइनस चार्ज हुआ, उसके वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर। बात समझ रहे हैं, यहाँ पे एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको मैं बोल रहा हूँ ई, जनरेट हुआ, ठीक है। इतना क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर आएगी, ठीक है। जब ये चला तब प्लस चार्ज ऊपर गया, माइनस चार्ज नीचे आया, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस से माइनस की ओर डायरेक्शन होता है। अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में आप किसी चार्ज पार्टिकल को रखते हो तो क्या होता है, किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, यहाँ अपने पास मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, प्लस से माइनस की ओर जा रही हो, ठीक है, इसके बीच में कहीं एक प्लस क्यू चार्ज ही रख लो, ठीक है, प्लस क्यू भी रख लो, माइनस क्यू भी रख के देख लो। अगर प्लस क्यू रखोगे तो क्या होगा, ये किधर जाएंगे, ये कुछ इधर मूव करेंगे, इस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, क्यू इंटू ई। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एफ इज इक्वल टू क्यू ई, आप लोग पढ़ चुके हैं। तो फोर्स जो लगेगा वो कितने के बराबर लगेगा, क्यू इंटू ई वेक्टर के बराबर। उसका डायरेक्शन कहाँ होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, अगर प्लस क्यू चार्ज है तो माइनस क्यू होता तो क्या होता, तो इधर लगता, ठीक है, माइनस क्यू ई वेक्टर इधर क्यों लगता। यहाँ पे भी जब पहले कुछ नहीं था, अब इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया, तो एक तो फोर्स एफ जो है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगेगा, लॉरेंज फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, जो अगर इलेक्ट्रॉन पे बात करें तो इलेक्ट्रॉन को नीचे लेकर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड,
लेकिन उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो आ रहा है इस प्लस और माइनस की वजह से, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो उस इलेक्ट्रॉन पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी तो लगेगा। वो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, वो इलेक्ट्रिक फोर्स किस डायरेक्शन लगेगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ यहाँ पे एक फिर से, तो इस पे एफ मैग्नेटिक नीचे लग रहा है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे है, ठीक है, यहाँ प्लस प्लस चार्ज पार्टिकल है और यहाँ माइनस माइनस चार्ज पार्टिकल है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, ये नेगेटिव है, इसको प्लस वाला खींचेगा ऊपर, तो इस वाले पे इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, एफ सबस्क्रिप्ट में ही एफ ई ऊपर लगेगा। तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि जब वेलोसिटी आप दे रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन नीचे शिफ्ट हो रहा है मैग्नेटिक फोर्स के कारण, लेकिन साथ साथ जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नीचे शिफ्ट हो रहा है ऊपर में प्लस हो रहा है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो रहा है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो उसकी वजह से एक फोर्स ऊपर में भी लगना स्टार्ट हो जा रहा है। तो एक समय आएगा जब ये एफ ई और एफ एम क्या कर लेंगे, अपने आप को बैलेंस कर लेंगे, तब उस समय और कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा, ये फिक्स हो जाएगा, एक पूरा यानी कि इसका प्लस चार्ज इसका माइनस चार्ज पूरा फिक्स्ड हो जाएंगे, और ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा कि पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, तो वो बैलेंसिंग कंडीशन हो जाएगा। तो उस समय हम लोग लिख सकते हैं कि एफ ई बराबर हो जाएगा किसके, माइनस एफ एम के, ठीक है। उस सिचुएशन में, बैलेंसिंग के सिचुएशन में इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो जाते हैं, तो उस समय इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो होगा वो वहीं पे रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बहुत होते हैं ना, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कुछ हद तक कुछ नीचे आएंगे, बहुत सारे ऊपर भी रहेंगे जो और नहीं आ पाएंगे इसके वजह से, क्योंकि फोर्स नीचे लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी साथ में काम कर रहा है ना, तो एक बैलेंस हो जाएगा कुछ देर बाद। उस समय हम लिख सकते हैं एफ ई इजिकल टू माइनस एफ एम। माइनस एफ एम क्यों, क्योंकि डायरेक्शन में पलट दिया हूँ, एफ एम नीचे लग रहा है, एफ ई ऊपर, तो एफ एम एफ ई न्यूटन थर्ड लॉ से डायरेक्शन एक नीचे एक ऊपर, तो नेगेटिव को लगा दिए हैं। यहाँ से एफ ई कितना निकल के आएगा, माइनस क्यू ई वेक्टर, माइनस क्यों, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि मैंने नेगेटिव लिया है, अगर आप पॉजिटिव लेंगे फिर पॉजिटिव को भी करके दिखा देंगे, रुक जाइए। माइनस क्यू ई वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा जी, ये हो जाएगा कितना, एक मिनट, यहाँ माइनस क्यू लेंगे, अगर हम ऑलरेडी ले चुके हैं, ये तो नेगेटिव चार्ज बोल के रखे हैं, ऊपर लग रहा है ना, ठीक है, तो हम लोग तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है, यहाँ से क्यू और क्यू कैंसिल हो जाएगा, और एक साथ में यहाँ पे भी तो आएगा माइनस क्यू, ठीक है, उफ सॉरी, देखिए यहाँ पे क्यू ई वेक्टर, यहाँ पे नेगेटिव साइन क्योंकि ये नीचे है ये ऊपर है, उसकी वजह से नेगेटिव साइन लगा रखा है मैंने, और ये जो लॉरेंस फोर्स आएगा, लॉरेंस फोर्स इलेक्ट्रॉन अगर है तो नेगेटिव चार्ज उस पर आएगा, तो इस पर आएगा माइनस क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे, तो ई का वैल्यू कितना आएगा, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो ई वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू तो कट जाएंगे, ई वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा वी क्रॉस बी, ठीक है, ओके, यहाँ तक सही है। एफ इज इक्वल टू क्यू ई हो गया एंड क्यू ए हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक सही है। अच्छा, ई वेक्टर इज इक्वल टू वी क्रॉस बी, और आप ये भी तो पढ़े हैं, अगर मैग्नीट्यूड वाइज दिखा जाए तो कितना आ जाएगा, ई इज इक्वल टू जाएगा वी बी, ठीक है, और आप ये भी तो पढ़े हैं कि ई इज इक्वल टू जो होता है माइनस डी वी बाई डी आर, याद है, पोटेंशियल ग्रेडियंट माइनस डी बाई डी आर, या फिर इसको अगर इस तरीके से लिखा जाए तो इसे भी तो लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू वी बाई एल, ठीक है, तो यहाँ से ई इज इक्वल टू वी बाई एल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो ई की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं वी बाई एल इज इक्वल टू वी क्रॉस सॉरी बी वी, वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ से ये वी कितना हो जाएगा, वी बी एल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये जो वी मैंने जो क्रॉस किया ऐसे लेकर के ऐसे जो घुमाया है वो क्या है, अपना वेलोसिटी है, यहाँ लिख देता हूँ नीचे, ये क्या है, वेलोसिटी है, और ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, समझ पा रहे हैं, ये दोनों वी अलग है, तो यहाँ से हम लोग का जो पोटेंशियल जनरेट होगा इसके क्रॉस, जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो कितना आएगा,
वी बी एल, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू दिया रहा है आपको, वेलोसिटी दिया रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पता हो, मैग्नीट्यूड कितना है उसका, और लेंथ ऑफ कंडक्टर दिया रहा हो, तो कितना पोटेंशियल जनरेट होगा उस हमारे कंडक्टर में, ठीक है, वो हम लोग को यहाँ से निकल जाएगा। क्या कहानी क्लियर है, समझ गए? ठीक है, ओके। प्लस चार्ज होता तो देखिए प्लस चार्ज कैसे करते हैं, प्लस चार्ज पे करता, अगर प्लस होता तो क्या फोर्स कितना लगता है, एफ मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता, आप प्लस रख के ही करना, नेगेटिव में थोड़ा इलेक्ट्रॉन लेकर के थोड़ा कन्फ्यूजन बढ़ जाता है, तो आप प्लस क्यू चार्ज लेके ही करना। प्लस लोगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव का खेल खत्म हो जाएगा। क्यू फोर्स कितना लगेगा, ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स V क्रॉस V, V इधर B अंदर, तो ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है, ये एफ एम ऊपर लगेगा इस समय, ठीक है। वो तो नेगेटिव की वजह से मैंने पलट दिया था ना, समझ रहे ना, वो नेगेटिव की वजह से पलट दिया था मैंने, तो ऐसे तो ऊपर लगेगा ना। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा प्रोड्यूस होगा, ठीक है, प्लस ऊपर है नेगेटिव नीचे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा कितना लगेगा, नीचे लगेगा, ये एफ ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ से आराम से आप लिख दीजिए फिर से वही चीज़, एफ ई इज इक्वल टू एफ एम, यहाँ से एफ ई के वैल्यू कितना, क्यू इंटू ई वैक्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू वी क्रॉस वी, यहाँ पे प्लस माइनस का कोई चक्कर ही नहीं, ठीक है, दोनों बराबर हैं एक दूसरे के। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी वी, और अगर मैग्नीट्यूड लिखा जाए चाहे तो वी वी हो जाएगा, ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड लिखो तो वी वी हो जाएगा। और साइन थीटा के ना, साइन वी और वी में एंगल तो 90 डिग्री है, तो वो तो आराम से 1 हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू वी वी हो गया, फिर से E इक्वल टू वी बाई एल पुट करेंगे तो इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है, समझ गए? चलिए इसको मिटाते हैं अब। एक क्लियर है, मोशनल ईएमएफ समझ में आया, यही हमारा यहाँ से अब वी बाई एल जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा v इंटू बी के बराबर, यहाँ से तो हम लोग का क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस v बराबर कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू लेंथ, यही हमारा क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ठीक है, ये इंड्यूस्ड हो गया, यही ईएमएफ तो इंड्यूस्ड हुआ है इस वेलोसिटी की वजह से, यही ईएमएफ तो हम लोग का मिला, इसी को बोलते हैं मोशनल ईएमएफ, ठीक है, समझ गए? मिटाते हैं इसको। अब चलते हैं, इसका एक दूसरा हिस्सा भी है, उसको समझेंगे कि किसी एक हम लोग क्या करेंगे, एक बनाएंगे रेल टाइप में, उसमें हम लोग एक कंडक्टर को उस रेल पे दौड़ाएंगे, ठीक है, एक वायर का कनेक्शन होगा, देखिए थोड़ा सा उस अरेंजमेंट को, हमारे पास मान लेते हैं ये तो स्ट्रेट वायर में था हमारा, अगर हम लोग क्या करें, एक कंसिडर करेंगे हम लोग ठीक है, कुछ ऐसा अरेंजमेंट होगा, यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस आर है, यहाँ पे एक कंडक्टर रखा गया है, इस कंडक्टर को स्लाइड कर सकते हैं इस रेल पे, इस कंडक्टर को अपन लोग यहाँ पे थोड़ा नीचे ला लीजिए, यहाँ पे इसको स्लाइड कर सकते हैं, स्लाइड, ठीक है, ये ऐसे जा सकता है इसके ऊपर, एक रेल का पटरी, ठीक है, ये रेल का पटरी है, उस पर स्लाइड किया जा सकता है कुछ भी वेलोसिटी से, ठीक है। इसको हम लोग, इसका लेंथ मान लेते हैं कितना है, इसका लेंथ L है, इसका हम लोग मास मान लेते हैं स्मॉल m है, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं स्मॉल r है, ठीक है, और इसको वेलोसिटी दे रहे हैं कितना, v वेलोसिटी, तो क्या होगा देखते हैं। ये क्या है, हमारा फ्रिक्शनलेस रेसिस्टेंस लेस, और एक टर्म होता है फ्रिक्शनलेस रेसिस्टेंस लेस, एंड उसको मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल एक प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है एक, ठीक है, जो कि कैसे माना गया है, फ्रिक्शनलेस एंड रेसिस्टेंस लेस, इसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं माना गया है, ठीक है, नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस है, सबको दिख रहा है,
विजिबल है, ओके चलिए दिख रहा है। तो अगर इसको मैं भी वेलोसिटी दूं, ठीक है, कहानी तो वही रहेगा। फिर से हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डाल देते हैं एक तो ऐसे ऐसे कुछ, ये लीजिए मैग्नेटिक फील्ड डाल दिया हमने। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप लोग? समझ में आ रहा है ना? फिर से मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिए हैं, ऐसा कुछ सिस्टम हमारे पास है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में डाला गया है ऐसे, ठीक है। फिर से इसको एक वी वेलोसिटी दिया गया, किसको? ये जो ये मूवेबल है, ये स्लाइड कर सकता है इस पर। तो जब इसको वी वेलोसिटी दिया जाएगा, ठीक है, वो जो मैंने निकाला था EMF का जो वैल्यू निकाला था वो आपका मैग्नीट्यूड सिर्फ दे रहा था, मतलब कि वो आपका स्केलर फॉर्म में था, उसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख लेंगे अभी, ठीक है। तो वी वेलोसिटी जब देंगे हम लोग तो ये फिर से मूव करेगा, फिर से जो इलेक्ट्रॉन या फिर प्लस चार्ज लीजिए, प्लस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, प्लस क्यू जो चार्ज होगा वो कहाँ लगेगा? फोर्स ऊपर लगेगा, ऊपर में फिर से एक्यूमुलेट जाएंगे, इस साइड ए मान लेते हैं, फिर से बी मान लेते हैं, तो हम लोग का क्या मिल जाएगा? ये जो फिर से एक पोटेंशियल जनरेट होगा, मोशनल EMF जनरेट होगा, ठीक है। ये हाइयर पोटेंशियल होगा और लोअर पोटेंशियल होगा, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज होगा, फिर से V क्रॉस B करेंगे तो फोर्स ऊपर लगेगा, प्लस ऊपर चल जाएंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे नेगेटिव चार्ज नीचे आ जाएंगे, तो ऊपर में प्लस नीचे में माइनस एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो ये हाइयर पोटेंशियल पे प्लस को माना जाता है, लोअर पोटेंशियल पे माइनस को माना जाता है। तो VA हाइयर पोटेंशियल एंड VB विल बी एट लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो हम लोग का जो नेट पोटेंशियल हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? VA माइनस VB। समझ में आया? ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, इसको फिर से लिखते हैं, यहां से फिर से हम लिख देंगे QE वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी? QV क्रॉस B, वही बात ना, F इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू F मैग्नेटिक फील्ड, तो QE वेक्टर इज इक्वल टू QV क्रॉस B हो जाएगा, ठीक है। ओके, Q से Q कटेगा, फिर से E वेक्टर इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक। इसमें एक्चुअली निकालते हैं कि करंट कितना फ्लो होगा, ठीक है। मैं पहले उस केस में भी आप लिख सकते थे वेक्टर फॉर्म में, एक्चुअली इस केस में भी लिखा जा सकता था वेक्टर फॉर्म में, कोई ऐसा इशू नहीं था। यहाँ पे प्लस प्लस ले लीजिए, यहाँ माइनस माइनस ले लीजिए, यहाँ लेंथ L ले लीजिए, इसको भी आप चाहते तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते थे, मैंने नहीं लिखा, ठीक है। आप इसको भी लिख सकते थे, वी वेलोसिटी से मान लो आप लोग किए हैं, वेलोसिटी दिए हैं, तो A एंड A है, A एंड B है, तो VA माइनस VB कितना आया था? VA माइनस VB आपको स्केलर फॉर्म में कितना आया था? VBL आया था ना। अगर इसको वेक्टर फॉर्म लिखना चाहे तो लिख सकते थे, कैसे? हम लोग क्या किए थे? हम लोग ये किए थे ना, QE वेक्टर इज इक्वल टू QV क्रॉस B कराए थे। क्या ये बात समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है? ऊपर से तो नहीं आ रहा है? Q से Q कैंसिल हो जाता था, यहाँ से E वेक्टर इक्वल टू कितना आता था? V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है। अच्छा, आप ये भी तो पढ़े थे वेक्टर फॉर्म में कि E वेक्टर इज इक्वल टू होता था माइनस DV बाई DR वेक्टर, या फिर यहाँ पे R की जगह पे हम लिख लेते हैं DL ना लिखकर L वेक्टर लिख दे रहा हूँ, लेंथ L है इसका, ठीक है। तो यहाँ से जो DV आएगा, ठीक है, वो कितना आ जाएगा? यहाँ से अगर इसको मैं लिखूँ L वेक्टर को, तो DV की जगह पे क्या लिखाएगा? DV इक्वल टू जाएगा माइनस E इंटू L वेक्टर, ठीक है। तो E की जगह पे आप पुट कर सकते हैं DV बाई L वेक्टर इक्वल टू V क्रॉस B, ठीक है। यहाँ से आप देखिए ये हो जाएगा DV बराबर कितना हो जाएगा? जो पोटेंशियल डिफरेंस वो किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? L से जाएगा इधर, तो V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है, और ये डॉट L वेक्टर हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं E वेक्टर इज इक्वल टू लिखाता है, E वेक्टर इक्वल टू लिखाता है, सॉरी DV इज इक्वल टू लिखाता है E वेक्टर डॉट DL वेक्टर, V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस E डॉट DL होता था। याद आ रहा है कुछ कुछ कहानी? इसीलिए ये जाके डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, DV इज इक्वल टू जो इसका मोशनल EMF का वेक्टर फॉर्म है, DV इज इक्वल टू V क्रॉस B डॉट L प्रोडक्ट L वेक्टर, ठीक है। ये क्या है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, मैथ्स में आप पढ़े होंगे, इसको कैसे निकालते हैं आपको पता ही है। आप ये भी जानते हैं कि अगर इसमें से कोई भी दो वेक्टर, ठीक है, B एंड L में कोई भी दो अगर पैरेलल हुआ तो आपका
पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 0 आ जाता है। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी पढ़े होंगे आप मैथ्स में, आप जानते हैं कैसे निकालते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ भी निकाल सकते थे वेक्टर फॉर्म में। समझ पाए क्या किया हमने, यहाँ से हमने बस ये चीज़ याद रखिए, v इजिकल टू क्या होता है, ई डॉट डी एल वैक्टर होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से अगर ई अगर हम लोग लिखे हैं ई इजिकल टू माइनस डी बाई डी एल लिखे हैं, तो मैंने डी वी बाई डी एल किया, तो ये जो है उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, डॉट प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, ई के जगह पर हम लोग इतना लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ से, नहीं तो आप लिख लीजिए, आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ से लिख लीजिए। अब इस वेक्टर फॉर्म ना लिख, इसको रूट हटा, इंटीग्रेशन हटा दीजिए, आप लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट एल वेक्टर, आप हटा दीजिए इंटीग्रेशन को, कन्फ्यूजन रहा तो। v इजिकल टू ई वेक्टर डॉट एल वेक्टर, तो v इजिकल टू ई वेक्टर हम लोग कितना लिख सकते हैं, v क्रॉस b, ठीक है, डॉट एल वेक्टर। अगर किसी को कन्फ्यूजन तो यहाँ से देख लीजिए, आपको यहाँ तक तो क्लियर है ना हर किसी को, यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे वो कन्फ्यूजन लग रहा होगा शायद कन्फ्यूजन। तो आपके लिए हमको जानते हैं, हम सब कुछ जानते हैं कि v वेक्टर इजिकल टू ऐसे इंटीग्रेशन में लिखते हैं जब dl होता है। तो अगर मैंने l लिख दिया है, पूरा लेंथ क्लियर पहले से लिख दिया है, तो ये क्या बन जाएगा, ई वेक्टर डॉट एल वेक्टर। तो ई वेक्टर की जगह पे हम लोग को कितना दिया, v क्रॉस b, तो उसको ला के v इजिकल टू वी क्रॉस बी डॉट एल लिख दीजिए। यही तो अपना PD है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको मोशनल EMF बोल रहे हैं। अब क्लियर है ना, ये वेक्टर फॉर्म हो गया इसका। ठीक है, इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से सॉल्व करते हैं, आते हैं यहाँ पे फिर से। ठीक है, अब ना भी लिखूँ वेक्टर फॉर्म तो आप समझ गए ना, वेक्टर फॉर्म सबको क्लियर है ना। चलते हैं यहाँ देखते हैं, यहाँ पे वीडियो पॉज तो नहीं हुआ, दिख रहा है, ओके वेरी गुड। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे करंट, यहाँ पे निकालेंगे करंट। अच्छा ये बताइए करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, यहाँ पे ऊपर प्लस प्लस बनेगा ना, ऊपर प्लस बनेगा, नीचे में माइनस बनेगा। इस वायर में करंट कैसे फ्लो करेगा, अगर ये v वेलोसिटी से ऐसे आगे बढ़ता है तो इस वायर में करंट कैसे फ्लो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, ये जब इधर बढ़ रहा है, ठीक है, वेलोसिटी से, तो ये एरिया जो है, एरिया क्रॉस ये जो कॉइल है वो बढ़ रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर बढ़ रही है। तो ये करंट ऐसे प्रोड्यूस कराएगा जैसे कि उसको डिस्ट्रॉय करे, उसको मारे, खत्म करे। तो हम लोग अगर ऐसे प्रोड्यूस करा देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये भी अंदर, तो हेल्प कर दिया, नहीं ऐसे करंट कुछ इस तरीके से फ्लो कराना पड़ेगा। आई का वैल्यू कुछ इस तरीके से होगा इस वाले सर्किट में हमारे। ठीक है, समझ में आ रहा है करंट क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है। अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसा एक EMF हम लोग वायर है, इसमें EMF प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, EMF प्रोड्यूस होगा तो इस वायर में ऐसा करंट आएगा ही ना। अगर इसमें बात करें करंट का, तो इसमें करंट कैसा होगा, ऊपर से नीचे ना, नीचे से ऊपर। एक बैटरी में करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, बैटरी के बाहर प्लस से माइनस की ओर आता है, और बैटरी के अंदर कैसा होता है, माइनस से प्लस की ओर। ठीक है, उल्टा होता है ना, जस्ट बैटरी के बाहर प्लस से माइनस और बैटरी के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव। तो यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव, यहाँ पे करंट वहीं आई करंट ऊपर जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, अब निकालते हैं इस करंट का वैल्यू, आई का वैल्यू कितना होगा। तो आप निकालिए, आप यहाँ से ई का वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर वेक्टर फॉर्म हटा दें, सिर्फ स्केलर में लिखते हैं, तो कितना आ जाएगा, ई इजिकल टू वी हो जाएगा। यहाँ से वी बाई एल इजिकल टू कितना हो जाएगा, वी बाई एल इजिकल टू वी हो जाएगा। तो कैपिटल V इजिकल टू स्मॉल v कैपिटल B इंटू एल। यहाँ से ये हमारा EMF हो गया। ठीक है, अब EMF I इजिकल टू क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस हम लोग का, इसका रेजिस्टेंस मैंने स्मॉल r ले रखा है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस स्मॉल r ओम है, इसका कैपिटल r ओम है। तो इस सर्किट को हम लोग ऐसे देख सकते हैं क्या, यहाँ पे अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ क्या, आप लोग बताना कि कुछ ऐसा है, स्मॉल r ओम है, एक बैटरी जिसमें करंट ऊपर, अच्छा बाहर से इस तरीके से एक बैटरी हो जाएगा, और ये कैपिटल R ओम। इस सर्किट को इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं कि नहीं, स्मॉल r ओम इसका, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, ये जो EMF इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हुआ, ऊपर में प्लस नीचे माइनस, यहाँ प्लस, ठीक है, नीचे माइनस, और एक करंट हम लोग का कैसा होगा, आई ऐसे प्रोड्यूस होगा, ऐसे होगा ना। ठीक है, EMF का वैल्यू V इजिकल टू कितना आया, V कैपिटल V जो पोटेंशियल डिफरेंस आया, मोशनल EMF जो आया, वो वेलोसिटी इंटू B इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू लेंथ। ठीक है, यहाँ से हम लोग को अगर I निकालना हो तो कितना आ जाएगा, V इजिकल टू क्या होता है, आर इक्विवेलेंट। तो V इजिकल टू आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, I इंटू आर प्लस आर। ठीक है, यहाँ से I इजिकल टू कितना आ जाएगा,
आई इक्वल टू जाएगा वी बाई आर प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ से वी वैल्यू कितना आया है, ये आया है स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल एल बाई आर प्लस आर। ये आपका टोटल करंट है, इस वायर में फ्लो करेगा। समझ गया सब कोई? क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? चलिए, ये है टोटल कहानी मोशनल ईएमएफ का। यहाँ पे मोशनल ईएमएफ खत्म होता है। क्लियर है सबको कैसे कैसे सब हुआ है? इस सर्किट को कैसे यहाँ ड्रॉ किया, समझ में आ गया ना? ओके, करंट V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ लगा दिया। आर इक्वलेंट हमारे पास एक रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R था, एक इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने R ओम ले रखा था, इसलिए उसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और चूंकि ईएमएफ प्लस है यहाँ मैंने से, तो यहाँ पे मैंने एक बैटरी से बना दिया, उसका सॉल्व कर दिया हम लोग। ठीक है, समझ गए? चलिए इसको मिटाते हैं। अब चलते हैं, बात करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस। बात करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। डेफिनेशन अगर लिखा जाए सेल्फ इंडक्टेंस का तो क्या बन जाएगा डेफिनेशन? थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं लिखा रहा हूं डेफिनेशन आपका। पहले डेफिनेशन बनेगा सेल्फ इंडक्टेंस का। सेल्फ इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल। सेल्फ inductance is the property of a coil by which an induced EMF is developed, by which an induced EMF is developed in itself due to a change in due to a change in strength of current flowing through it। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? एक कॉइल का प्रॉपर्टी होता है जो कि क्या कहता है कि अगर किसी कॉइल से करंट फ्लो किया और वो उसका स्ट्रेंथ अगर चेंज किया जाए तो उस कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाता है। ठीक है, और इसी कारण से उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। मतलब खुद के करंट से खुद ही प्रोड्यूस कर लेता है अपना इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, समझते हैं इसको, एग्जांपल लेकर समझते हैं। आइए तो फिर इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं पहले एक। अगर मान लेते हैं हमारे पास एक सोलिनॉइड है, अगर मान लेते हैं हमारे पास ऐसा कुछ सोलिनॉइड है, ठीक है, और इस सोलिनॉइड में इसका मान लेते हैं रेडियस कितना है, रेडियस r मान लेते हैं, इसका लेंथ कुछ ले लेते हैं l। सोलिनॉइड याद है ना? इसको मान लेते हैं, इसका स्मॉल n क्या होता है, कैपिटल N बाई L, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अगर यहाँ पे और r क्या है, लेस देन l है, छोटा है r इसके कंपेरिजन में। इस टाइप का अगर हमारे पास सोलिनॉइड है एक, ठीक है, और इसमें मान लेते हैं करंट प्रोड्यूस होगा, करंट सॉरी फ्लो कर रहा है किसी तरीके से। मान लेते हैं यहाँ से एक आपने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी। ठीक है, इस बैटरी की वजह से एक हमारा करंट प्रोड्यूस होगा इस सोलिनॉइड में। तो इसमें n नंबर ऑफ कॉइल्स है ना, हम आते हैं एक कॉइल के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। एक कॉइल में क्या होगा आप समझिए, अगर एक कॉइल यहाँ पे हम लेते हैं, एक कॉइल पे कंसंट्रेट करते हैं, इसमें करंट अगर मैं यहाँ से देखूं, हमारा आइज हमारा कुछ इधर हो, ये हमारा आइज है, यहीं से देखा है, ऐसे देख रहे हैं,
मान लेते हैं ये जो कॉइल आया हूँ मैं इधर से निकाल करके, इसमें जो करंट गया है, ठीक है, ये जो करंट गया है कुछ इस तरीके से, मतलब मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो ये सपोज कीजिए ऐसे जाएगा, नीचे से ऊपर उठेगा, यहाँ पे करंट ऐसे आएगा और ऐसे ऊपर उठेगा ना, तो यहाँ से ऊपर उठ रहा है, ठीक है, फिर वहाँ आगे जा रहा है, फिर नीचे से आ रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है इस तरीके से। अच्छा, ऐसे ये कैसे हो रहा है? क्लॉकवाइज, ठीक है, यहाँ से उठा, ऐसे ऊपर उठा, फिर ऐसे नीचे गया, फिर ऊपर उठा, फिर आगे में गया, तो हम लोग कैसा दिखेगा? क्लॉकवाइज दिखेगा। वेरी गुड, मतलब जो करंट आई हम लोग फ्लो करा रहे हैं इसमें वो क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो आपको पता है कि करंट अगर किसी कॉइल में फ्लो करता है तो उसके इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है, और उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, μ0I/2R याद है। तो अब समझ गया कि इसमें अगर करंट प्रोड्यूस होगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड आएगा, लेकिन आई के होने से अगर आई हमारा फ्लो कर रहा है तो बी कितना आएगा? सेंटर पे अगर बात करो तो बी इक्वल टू हो जाएगा μ0I/2R। आर भी कांस्टेंट, टू भी कांस्टेंट, μ0 भी कांस्टेंट और आई खुद एक कांस्टेंट है। मतलब मान लीजिए 5 एम्पियर करंट फ्लो प्रोड्यूस हो रहा है, अभी 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है। लेकिन अगर करंट चेंज हो तो क्या होगा? अगर बैटरी जब कनेक्ट करते हैं आप, मान लीजिए यहाँ पे की लगा रखे हैं, चलिए यहाँ लगा देते हैं, हर किताबों में इधर होता है राइट में ना, इधर देखने को आपको और लगेगा। मान लेते हैं की जस्ट कनेक्ट किए, तो जब की कनेक्ट किए हैं मान लेते हैं इसमें कुछ ऐसा है जिसमें करंट को लगभग मैक्सिमम करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है इसमें 5 एम्पियर का हो रहा है। तो क्या जैसे कनेक्ट आप किए, जब कनेक्ट नहीं किए तो 0 करंट था, 0 एम्पियर, जैसे आपने करंट ऐसे कनेक्ट किया की को तो क्या तुरंत 5 एम्पियर फ्लो होता है क्या? नहीं, 0 से 5 तक पहुंचता है, धीरे धीरे करंट धीरे धीरे इंक्रीज करता है, तब 5 एम्पियर तक पहुंचता है। और जब स्विच ऑफ भी करते हैं तो 5 से तुरंत 0 नहीं आता है, 5 से धीरे धीरे 0 आता है। बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो अगर हम बोल रहे हैं कि इसको कनेक्ट किया तो आई इस समय क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा इसके आसपास, वो भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा करंट। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा देखिए, तो ऐसे अगर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से अंदर की ओर होगी, ऐसे अंदर की ओर। क्या समझ में आ रहा है सबको? इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की होगी, और मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा होगा? इंक्रीजिंग टाइप होगा। बी का वैल्यू हम लोग का क्या होगा? इंक्रीज करेगा, क्योंकि करंट इंक्रीज कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, आप जानते हैं कि अगर किसी क्लोज्ड कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं बढ़ता है टाइम के साथ, तो क्या होता है बताइए? उस समय आपका क्या होता है? उस समय आपको एक अपोजिट इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। और आप जानते हैं, लेंज लॉ से जानते हैं कि एक अपोजिट इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा। करंट का डायरेक्शन, अगर इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन पूछा जाए तो कैसा होगा? इंड्यूस्ड करंट, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर बढ़ रहा है, लेंज लॉ क्या कहता है? बढ़ने को रोकता है। तो करंट ऐसे प्रोड्यूस होगा इस कॉइल में, फिर से इंड्यूस्ड करंट बोल रहा हूँ। ये करंट हम लोग मेन करंट दिए हैं, ठीक है, बैटरी के द्वारा। और बैटरी के द्वारा जब करंट इंक्रीज करें तो बी अंदर की ओर बढ़ रहा है। अब इस बी के बढ़ने की वजह से करंट आएगा। क्या बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? इस बी के बढ़ने की वजह से करंट आएगा, तो करंट कैसा होगा? ऐसे होगा कि इसको मारे, इसको खत्म करे। बी का बढ़ना कारण है इंड्यूस्ड करंट का, तो ऐसे प्रोड्यूस करेगा करंट को कि बी को घटाए। तो बी को घटाने के लिए कैसे करेगा? एंटी क्लॉकवाइज करेगा। तो आई डैश हम मान लेते हैं इंड्यूस्ड करंट को, तो आई डैश कैसा प्रोड्यूस करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसा था? क्लॉकवाइज। मेन करंट क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कौन सा करंट? इंड्यूस्ड करंट, आई डैश जिसको रिप्रेजेंट किया मैंने। क्या बात क्लियर है सबको? तो ये तो हर एक कॉइल के साथ होगा ना, इसके साथ भी, 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 सबके साथ भी तो होगा, ऐसे ही सेम होगा। समझ रहे बात? सबको क्लियर है ना ये बात? मतलब हम जानते हैं कि अगर इसको देखें, सोलेनॉइड को देखें, तो हमारा करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ से आई करंट ऐसे जाएगा, इसमें से फ्लो होते हैं, यहाँ से निकल जाएगा। तो हम समझ पा रहे हैं। और इसमें अगर ईएमएफ का बात करें तो कैसा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा? बैटरी से कनेक्ट किए थे तो आपने करंट ऐसा प्रोड्यूस किया था, लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे होगा? उसके लिए ईएमएफ कैसा बन जाएगा? अगर हम लोग बात करें फैराडे लॉ का, तो यहाँ पे होगा आपका कैपिटल बड़ा डंडा, यहाँ होगा छोटा डंडा, ये प्लस ये माइनस, तब तो इंड्यूस्ड करंट यहाँ से निकलेगा ऐसे, आई डैश प्लस से निकल के फिर माइनस में एंटर करेगा। ये हमारा
ये जो एप्सिलॉन लिखा मैंने, ये इंड्यूस्ड वाला है, इंड्यूस्ड वाला है, ठीक है, एप्सिलॉन इंड्यूस्ड हुआ है बोला, क्लियर है। तो इस सोलेनोइड में भी तो ऐसी कुछ होगा, अगर करंट ऐसे जा रहा है तो ये अपने आप को यहाँ पे एक ऐसा बैटरी बन जाएगा जो इसके करंट को, बढ़ते हुए करंट को रोकेगा। तो मुझे बताइए, मैं यहाँ पूछूं कि यहाँ पे बैटरी कैसा टाइप का होगा, इस टाइप का होगा ना इस टाइप का होगा, कौन सा बैटरी सही है, 1 नंबर ना 2 नंबर, आप थोड़ा सोचिए फिर मैं बता दूँ। आप देखिए करंट इधर की ओर बढ़ रहा है तो बैटरी ऐसे बनेगा, यहाँ पे इस सोलेनोइड के जगह पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसा जनरेट होगा कि इस करंट के बढ़ते हुए करंट को रोके, मतलब ठीक एक उल्टा करंट फ्लो कराएगा। तो उल्टा करंट का किस बैटरी में फ्लो करेगा, तो इस वाले में, बैटरी के बाहर से करंट निकलता है ऐसे जाता है फिर अंदर में इस आएगा, तो ये नेगेटिव है पॉजिटिव, तो हमारा ये वाला सही है। ऐसा एक इंड्यूस्ड बैटरी बनेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है, जो कि बढ़ते हुए करंट को मारेगा। अगर कहानी पलट दें, अगर स्विच ऑफ करें यहाँ से तो क्या होगा, स्विच ऑफ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग का, सॉरी, करंट घटेगा, आई जो हमारा 5 एम्पियर था उससे 0 आएगा, 5 से 0 क्यों आएगा, तो करंट घट रहा है, तो इसके जो हम लोग ऐसा करंट जो फ्लो कर रहा था अब वो घट रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर की ओर क्या होगी, घटेगी। वो तो अंदर की ओर ही होगी क्योंकि करंट तो ऐसे ही फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर घटेगी, तो करंट, इंड्यूस करंट ऐसे प्रोड्यूस कराएगा कि उसको बढ़ाए, उसको बढ़ाए। तो कैसा प्रोड्यूस होगा इंड्यूस करंट, इस बार बताइए, इस बार इंड्यूस करंट कैसा प्रोड्यूस होगा, इस बार इंड्यूस करंट हमारा क्लॉकवाइज ही होगा, इस बार आई डैश क्लॉकवाइज ही होगा। यहाँ पे कैसा बनेगा बैटरी, तो ये नीचे में बड़ा डंडा, ऊपर में छोटा डंडा, तब तो यहाँ से प्लस से निकलेगा करंट और इसको हेल्प करेगा। इस बार इस करंट को ये मदद करेगा, बढ़ने में हेल्प करेगा। ये घट रहा है इस बार, सॉरी यहाँ पे मैंने नहीं दिखाया, ये घट रहा है तो अभी घट रहा है, ठीक है। तो इंड्यूस करंट कैसे प्रोड्यूस करेगा कि इसको बढ़ाए, ठीक उल्टा काम करता है। लेंज लॉ तो आपको पता है ना, इसमें वही होता है, इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, इसलिए थोड़ा सा अलग से डिस्कशन किए हैं। आप एक एक टर्न को लेकर देख लीजिए। तो इस समय बैटरी अगर बनाऊं तो कैसा बैटरी बनेगा, कैसा बैटरी बनेगा जी, कौन सा बैटरी सही है इस बार, ऊपर वाला नीचे वाला। इस बार करंट घट रहा है, करंट घट रहा है इस बार, तो घटते हुए करंट को बढ़ाना चाहेगा तो हम लोग को ठीक करंट के डायरेक्शन में ही करंट फ्लो कराएगा। यहाँ पे देखिए ना, करंट ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा था, ये भी किस में घूमेगा, क्लॉकवाइज में ही घूमेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को चाहेगा अंदर की ओर बढ़ाना। क्या क्लियर हो पा रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस समय बैटरी कौन सा सही है हमारा, ये वाला सही है, यहाँ से करंट निकलेगा, अरे हेल्प करेगा, आई डैश हमारा आई के डायरेक्शन में ही रहेगा, हेल्प करेगा उसको, क्योंकि घट रहा है उसको बढ़ाना चाहेगा, उल्टा काम करता है, समझ गए। और ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कॉइल, किसी कॉइल का एक प्रॉपर्टी है, बाय विच एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डेवलप्ड, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाता है इन इटसेल्फ, उसके खुद के अंदर, ड्यू टू अ चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। किस कारण से सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ किस कारण से आ रहा है, उसके खुद के चेंज, जो करंट के स्ट्रेंथ के चेंज करने की वजह से, उसका जो करंट खुद के अंदर जो प्रोड्यूस फ्लो हो रहा है उसके स्ट्रेंथ को चेंज करने की वजह से उसके अंदर खुद एक सेल्फ इंडक्टेंस आ जाता है, उसी को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, क्लियर है। चलिए, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं, इसका थोड़ा सा छोटा सा डेरिवेशन पार्ट है उसको कर देते हैं, इसको मिटाता हूं मैं। मान लेते हैं हमारे पास ऐसा ही कुछ, फिर से ले लेते हैं सोलेनोइड, ठीक है, ये सोलेनोइड है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है आई, है ना, इसका वही आर रेडियस है, लेंथ एल मान लेते हैं, यहाँ पे टर्म्स n इक्वल टू कैपिटल N बाई एल लिख लेते हैं, है ना। अच्छा, और क्या हो गया ना, ठीक है, करंट ऐसे जा रहा है, ओके। अगर मैं पूछूं आपसे कि फ्लक्स बताओ किसी एक कॉइल की वजह से, अगर मैं पूछूं अमाउंट ऑफ फ्लक्स थ्रू वन कॉइल, कितना आएगा, तो कितना आएगा जी बताइए जल्दी से, वो कितना आएगा, बी मैग्नेटिक फील्ड इनटू आपका फ्लक्स का फॉर्मूला क्या आता है, बी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो थीटा तो यहाँ तो
मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर मान लीजिए दोनों एक डायरेक्शन में है, तो मान लेते हैं ए बी इंटू ए, एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। एक सर्कल अगर एक कॉइल का बात करो तो पाई आर स्क्वायर, रेडियस आर है तो बी इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना जी, एक कॉइल की वजह से। अच्छा, आप सोलेनोइड में आपको पता होगा, अगर सोलेनोइड की बात करूं, सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या पढ़े? सोलेनोइड के अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका फॉर्मूला आपने निकाल रखा है, आप पढ़ चुके हैं। बी इक्वल होता है म्यू नॉट स्मॉल एन आई, ठीक है, म्यू नॉट एन आई। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एक कॉइल में कितना प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स कितना होगा, म्यू नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू म्यू नॉट एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर। हमारे पास लेकिन एक कॉइल तो है नहीं, ऐसे n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो हम लोग को टोटल फ्लक्स निकालना हो, टोटल फ्लक्स थ्रू द कॉइल निकालना हो, तो फाई टोटल कितना हो जाएगा, फाई टोटल हो जाएगा कितना, फाइव मैं टी लिख रहा हूँ, फाई टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हमारा b इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एन, नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना आया था हमारा, ए वाला था, इसमें n मल्टीप्लाई कर देंगे, और n क्या है, यहाँ से आप देखिए n क्या है, स्मॉल एन इंटू एल, तो यहाँ से कितना हो जाएगा म्यू नॉट एन आई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू कितना n, स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल N बाई एल, तो कैपिटल N इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्मॉल n इंटू एल, तो ये हो जाएगा स्मॉल n इंटू एल। यहाँ से फाई टोटल कितना आएगा हमारे पास, फाई टोटल आएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एल इंटू आई को इधर लेंगे, कुछ कारण से मैंने अरेंज कर दिया है पहले से। आपको नॉर्मली अगर किताबों में देखेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा, एक कॉइल होगा ऐसे, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो इसमें जो हम लोग का इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, फ्लक्स सॉरी जो आता है फाई, ठीक है, वो कितना लिखते हैं, वो लिखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, ठीक है, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यहाँ से अगर इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है, तो ये कितना होता है, फाई इक्वल टू एल आई के बराबर लिखते हैं, फाई इक्वल टू कितना होता है, एल आई। तो आप समझ रहे हैं एल यहाँ पे होता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, एल इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। इसको L को क्या पढ़ते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। ऐसा तो नहीं वीडियो पॉज हो गया है, सही है, चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, चलिए। तो इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, L को पढ़ते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। लेकिन अगर आप देखें तो इस चीज को मैंने ऐसे समझाया है, आप पकड़िए इस चीज को कि यहाँ पे फाई इजिकल टू एल आई आता है, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे म्यू नॉट क्या है, कांस्टेंट है, n जो होता है ये भी कांस्टेंट वैल्यू होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ तो कांस्टेंट ही रहेगा, पाई खुद कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट रहेगा किसी सोलेनोइड के लिए, एल भी कांस्टेंट रहेगा, तो ये सभी क्या है, कांस्टेंट है। इसी कांस्टेंट को हम लोग क्या लिखते हैं, फाई टोटल इक्वल टू एल इंटू आई लिखते हैं। तो आप समझिए जो एल है वो एक्चुअली कितना है, एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एल। सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू जो होता है वो ये होता है, और जैसे हम लिख सकते हैं ये मटेरियल ये सॉरी एल इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, फाई टी बाई आई, ठीक है, फाई टी बाई आई होता है एल। लेकिन एल ना फ्लक्स पे डिपेंड करेगा ना करंट पे डिपेंड करेगा। जैसे हम लोग जानते हैं V इक्वल टू आई आर में आर इक्वल टू वी बाई आई लिखते हैं ना, तो आर ना V पे डिपेंड करता ना I पे डिपेंड करता, आर तो मटेरियल प्रॉपर्टी है। वैसे ही हमारा जो एल है वो ना फ्लक्स पे डिपेंड करेगा ना I पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा किस पे, तो इस पे डिपेंड करता है, उसका रेडियस पे डिपेंड करेगा कितना रेडियस है, उसका n पे डिपेंड करेगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना दिया है, लेंथ कितना है, म्यू नॉट कौन से मीडियम रखा हुआ है उस पर डिपेंड करता है। तो L किस पे, सेल्फ इंडक्टेंस कौन कौन से प्रॉपर्टी पे, कौन कौन से वैल्यू पे डिपेंड करता है, पैरामीटर पे डिपेंड करता है। क्या बात समझ में आया, ये सभी चीजों पे डिपेंड करता है। यहां तक क्लियर है। ये एक्चुअली क्या है, किताबों में ऐसे देता है कि एक किसी करंट, मान लो करंट आई फ्लो हो रहा है, तो फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, ठीक, टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो यहाँ से लिखते हैं, अगर एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, उसको बोलते हैं एल, इसी को पढ़ते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो आपको मैंने जो समझाया है ये इसका रियल वर्जन है, ठीक है, ये रियली अगर देखा जाए तो ये आप समझ गए
तो आपको नहीं कि इसमें सेल्फ इंडक्टेंस के जो कंसेप्ट में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ये सब कैसे कैसे हुआ समझ में आया? फिर से समझा दूँ। अमाउंट हमारा करंट प्रोड्यूस हुआ, करंट बढ़ा, आपको तो पता है करंट बढ़ेगा तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, जिसकी वजह से एक हमारा उल्टे डायरेक्शन में, अगर करंट बढ़ता है तो उल्टा डायरेक्शन में आता है, और करंट घटता है तो सेम डायरेक्शन में हेल्प करता है उसको। अभी जस्ट दिखाया था थोड़ा देर पहले। तो इसमें हम समझ गए, मान लेते हैं करंट बढ़ा तो करंट ऐसे ऐसे प्रोड्यूस हो रहा है, तो एक सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा जो कि उसको घटाना चाहेगा उसके इफेक्ट को। तो मान लेते हैं उसकी वजह से एक हमारा फ्लक्स जनरेट होगा, इसके आई के बढ़ने से एक बी बढ़ रहा है, बी बढ़ रहा है तो हम लोग का फाई भी तो चेंज होगा, फाई भी तो चेंज होता है, बी एक कॉस थीटा से फाई चेंज होगा, बी बढ़ता है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो फ्लक्स हमारा कितना आ रहा है एक कॉइल में, उसका फॉर्मूला कितना होगा, अमाउंट ऑफ फ्लक्स थ्रू वन कॉइल कितना हो जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, और थीटा तो हमारा 0 है तो बी इंटू एरिया। तो एरिया एक इसका मान लीजिए रेडियस आर है एक कॉइल का, और उसका बी मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है तो बी इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, सर्कुलर कॉइल है तो ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब चूंकि सोलेनॉइड का बात कर रहा हूँ, जनरली आपको सोलेनॉइड आएगा, ठीक है, आपके लिए अलग दूसरा टाइप का शेप कुछ नहीं होगा, सोलेनॉइड होता है। तो सोलेनॉइड के लिए हम समझाएं। अब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड आपको पता है होता है म्यू नॉट एन आई, ठीक है। तो यहाँ से अगर टोटल फ्लक्स बात करूँ, टोटल फ्लक्स का बात किया जाए सोलेनॉइड के केस के लिए, तो टोटल फ्लक्स थ्रू द कॉइल कितना हो जाएगा, ये जो एक कॉइल के क्रॉस जो फ्लक्स आया इनटू टोटल एन नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो उस वैल्यू को आपने पुट कर दिया, n की जगह आपको पता है, यहाँ से n का वैल्यू निकाल लिया, n इंटू एल, इसको मल्टीप्लाई करके देखा तो यहाँ से आपको ये मिला, और ये सब कांस्टेंट है तो यहाँ से बोल सकते हैं फाई टी इक्वल टू, इस वैल्यू को बोलते हैं एल, एक नया कांस्टेंट लिखे हैं, इसी एल को पढ़ते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। और यहाँ से आप देख सकते हैं अगर एक कांस्टेंट, तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं कि फाई टोटल डायरेक्टली इक्वल टू आई। जो फाई टोटल होता है वो किस पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है कि करंट कैसे वेरी कर रहा है, या फिर बढ़ रहा है चाहे घट रहा है, वो अलग मैटर है। क्लियर है? ये है टोटल कहानी सेल्फ इंडक्टेंस का। सेल्फ इंडक्टेंस सबको क्लियर है? और भी इसमें कुछ छोटा सा बात उसको दिखा देते हैं, रुक जाइए। अगर हमने पा लिया है वैल्यू को कि फाई टी जो होता है, फाई टी जो होता है कितना होता है, फाई टी इक्वल टू होता है एल डी नहीं एल आई, फाई टी इक्वल टू है एल आई। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम टी, क्या हो जाएगा, डी फाई टी बाय डी टी इक्वल टू एल तो कांस्टेंट है, एल बाहर आएगा, ये हो जाएगा डी आई बाई डी टी, ठीक है। दोनों साइड माइनस एल लगा दीजिए, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस लगा सकते हैं, इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है। अब ये क्या पढ़े हैं आप, इसको क्या पढ़े, माइनस डी फाई बाई डी टी आपने कभी पढ़ा है क्या कभी जीवन में? अरे भैया पढ़े थे ना, एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, फैराडेज लॉ। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस डी फाई बाई डी टी की जगह क्या लिख सकते हैं, डेट इम्प्लाई माइनस डी फाई बाई डी टी की जगह लिख सकते हैं एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस एल डी बाई डी टी। तो जो हमारे यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा था, अगर करंट बढ़ रहा है तो यहाँ पे जो बैटरी बन रहा था उसका जो एप्सिलॉन का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, ये आएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी। एल क्या है, इसका सोलेनॉइड का उसका प्रॉपर्टी है, वो यहाँ से निकल के आता है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है, समझ में आया। अलग अलग लेंथ अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग एल का वैल्यू आता है। तो यहाँ से लेकिन पता चल गया कि एप्सिलॉन का वैल्यू कितना आएगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये जो बैटरी बना जो अपोज करेगा इसको करंट को, आई डैश निकालेगा, वो इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, समझ गए। और क्या यहाँ से टोटल फ्लक्स निकाले तो कितना आएगा, फाई टोटल कितना आएगा, ये आएगा एल आई, जो करंट हम लोग चेंज हो रहा है उसमें, करंट जो फ्लो करा रहा है उसमें, और इंटू एल मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल फ्लक्स कितना प्रोड्यूस होगा उसमें से वो निकल जाएगा। तो ये है टोटल कहानी आपका सेल्फ इंडक्टेंस का। यहाँ पे एल क्या है, एल इज कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। तो एल हम लोग, आप इस फॉर्मूला को और इस फॉर्मूला को देखिए तो आप कंपेयर कीजिए। यहाँ से एल इक्वल टू क्या आया है, एक एल इक्वल टू आया है फाई टी बाई टी, फाई टी बाई आई सॉरी, और एक एल इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से देखें तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाला जाए, सिर्फ नॉट निकाला जाए तो एल डी आई बाई टी हो जाएगा। तो एल यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से एल का वैल्यू आएगा एप्सिलॉन बाय डी आई बाई डी टी। तो एल क्या फाई पे डिपेंड करता है, क्या आई पे डिपेंड करता है, बिल्कुल नहीं। क्या एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है, नहीं। क्या डी आई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पे डिपेंड करता है, नहीं, ठीक है। तो हम लोग का डिपेंड किस पे करता है, एल का वैल्यू, तो एल का वैल्यू इस पे डिपेंड करता है, ये वाला जो चारों चीज़ है। यहाँ से प्रॉपर्टी भी लिखवा देंगे, आपका नोट्स में दे देंगे।
तो लेकिन कंसेप्ट समझ में आ गया ना, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग बात करें एसआई यूनिट का तो कितना हो जाएगा एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ एल क्या बन जाएगा जी, फाई फ्लक्स। फ्लक्स क्या कहता है, वेबर होता है ना, वेबर और इसका एम्पियर, वेबर पर एम्पियर, और वेबर पर एम्पियर को क्या बोलते हैं, इसका नया नाम देते हैं हेनरी। हेनरी कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। ये है आपका एसआई यूनिट। डायमेंशन फॉर्मूला आप निकाल लेंगे, ठीक है, डायमेंशन को आप अपने से निकालेंगे। खत्म, सेल्फ इंडक्टेंस खत्म, और कुछ नहीं इसमें, मोर देन सफिशिएंट बता दिए, ठीक है। क्लियर है, इसको देखिए समझिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।